स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तनुज क्लासेस में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम क्लास 12th के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देख रहे हैं, तो आज उसी सीरीज में हम देखेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके साथ रिसर्च करके लाए गए हैं जिससे आपके पेपर में 80+ मार्क्स गेन हो सकते हैं अगर आप अपने बुक्स के अलावा इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं। इससे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में आपकी पूरी बुक रिवाइज हो जाएगी, चैप्टर वाइज वो भी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस मार्क वाइज। क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं 1 मार्क का क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम का क्या महत्व है? क्वेश्चन 2017 में आया है। इसका आंसर है, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम का महत्व था कि इसके कारण सद्दाम हुसैन की तानाशाही का पतन हुआ और इराक में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई। इसका बेसिकली पॉइंट क्या, और इराकी प्रेसिडेंट कौन था उस समय, मतलब लीडर कौन था उस टाइम? सद्दाम हुसैन था। उसकी तानाशाही का पतन हो गया और उसमें लोकतंत्र सरकार स्थापित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिपत्य से क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन 2015 में आया है और 12 में भी आया है। अधिपत्य यानी डोमिनेंस या फिर हेजेमनी आप बोल सकते हैं इसे। इसका आंसर है, अधिपत्य शब्द का तात्पर्य है सैन्य, आर्थिक, राजनीतिक शक्ति और सांस्कृतिक क्षेत्र के आधार पर एक राज्य के नेतृत्व या प्रभुत्व से है। मतलब अधिपत्य किसी ऐसे देश से है जिसके पास में सैन्य, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी आधारों पर नेतृत्व होता है और वही सभी को लीड करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम क्या था? क्वेश्चन 2015 में आया है और इसका आंसर है, अपने वैश्विक युद्ध या आतंक के एक हिस्से के रूप में अमेरिका ने 9/11 हमले के पीछे संदिग्ध सभी लोगों, मुख्य रूप से अल-कायदा और अफगानिस्तान के तालिबान शासकों के खिलाफ ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम शुरू किया। 9/11 क्या है? 9/11 डेट है और 9 मंथ है। ये अमेरिका देश है, वहाँ पे महीना और दिन इस प्रकार लिखा जाता है। तो 9/11 है। इस तारीख के दिन में जो आतंकवादी थे उन्होंने अमेरिका के ऊपर हमला किया था, जिसमें उन्होंने उसकी 2 बिल्डिंग के अंदर एरोप्लेन मतलब क्रैश हो गए थे 2 बिल्डिंग में। तो उसी का बदला लेने के लिए अमेरिका ने ये ऑपरेशन चलाया था, इंड्यूरिंग फ्रीडम। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म का क्या उद्देश्य था? डेजर्ट स्टॉर्म का मोटिव बताना है और क्वेश्चन 2015 में आया था और 14 में भी आया है। तो इसका उत्तर देखते हैं, खाड़ी युद्ध, जिसका कोड नाम ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म था। मतलब इसे खाड़ी युद्ध भी बोलते हैं, उसका कोड नेम रखा गया था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। इराक के आक्रमण और कुवैत पर कब्जे के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में 34 देशों के गठबंधन सेनाओं द्वारा छेड़ा गया एक युद्ध था। मतलब 34 देश इस युद्ध में शामिल थे। इसे खाड़ी युद्ध भी कहा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें है, अमेरिका ने 9/11 हमले पर क्या प्रतिक्रिया दी? क्वेश्चन 2015 में आया है। इसका आंसर है, अमेरिका ने 9/11 हमले के जवाब में ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम शुरू किया। यह उन सभी लोगों के खिलाफ था जिन पर इस हमले के पीछे होने का संदेह था। मतलब उन सभी के खिलाफ था जिन्होंने ये या फिर ये आतंकवादी हमला करवाया हो, उनके खिलाफ था ये वाला ऑपरेशन। आप इसी से देख सकते हैं, ओसामा बिन लादेन को भी अमेरिका ने मारा था। अगर वो उससे भी जुड़ा ना होता तो उसने एक आतंकवादी को मारा था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका के संदर्भ में 9/11 का क्या तात्पर्य है या फिर अर्थ है? इसका मीनिंग डिफाइन करना है आपको। या अमेरिका के संदर्भ में 9/11, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसका आंसर है, 11 सितंबर 2001 को कई अरब देशों को 19 अपहरणकर्ताओं ने 4 अमेरिकी वाणिज्यिक विमानों मतलब जो प्राइवेट जेट होते हैं उनमें, जो कमर्शियल बोल सकते हैं, कमर्शियल जेट में नियंत्रण कर लिया और उन्हें न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तर और दक्षिण टावर, जो वो सेंटर में आपको बता रही थी उसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, उसके उत्तर और दक्षिण टावर आर्लिंगटन वर्जीनिया और पेंसिल्वेनिया के पेंटागन भवन से टकरा दिया। मतलब ये वो जगहें हैं जहाँ पर उन्होंने ये प्लेन को क्रैश करवाया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, 1991 में अमेरिका के आधिपत्य की शुरुआत का मुख्य कारण क्या था? क्वेश्चन 2013 में आया है और 10 में भी आया, पैटर्न अलग है पर क्वेश्चन सेम है।
इसका आंसर है 1991 में अमेरिकी आधिपत्य की शुरुआत का मुख्य कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था से सोवियत सत्ता का गायब होना था। इसलिए 1990 के दशक में अमेरिकी आधिपत्य का वर्ष शुरू हुआ। जैसे कि आपने लास्ट चैप्टर में देखा था कि जो सोवियत यूनियन थी उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया था 1991 में। इसलिए जो कोल्ड वॉर था उसके एंड के बाद में यूएसएसआर वर्सेस यूएसए में अमेरिका विन हुआ था और यूएसएसआर ने लूज किया था, इसलिए उसका डोमिनेंस सबसे बढ़ गया अमेरिका का। अब देखते हैं 2 मार्क का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है सत्ता के 4 रूप लिखिए जो अमेरिका आधिपत्य को दर्शाते हैं। क्वेश्चन 2012 में आया और इसके बाद भी कई बार रिपीट हुआ ये वाला। इसका आंसर देखते हैं। सत्ता के रूप में अमेरिका आधिपत्य को दर्शाते हैं। एक तो है कठोर शक्ति, मतलब एक ये पर बहुत शासित करती है। संरचनात्मक शक्ति, मतलब स्ट्रक्चरल रूप से वो बहुत मजबूत है। नम्र शक्ति, मतलब नम्र है क्योंकि लोकतंत्र है वहाँ पे, सभी का बहुमत का निर्णय माना जाता है वहाँ पे। अमेरिकी जनसंचार माध्यमों की शक्ति, मतलब जो वहाँ पे मीडिया लेवल है वो बहुत पावरफुल है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आधिपत्य पर कैसे काबू पाया जा सकता है। क्वेश्चन 2011 में आया है। आधिपत्य पर कैसे काबू पाया जा सकता है, इसके फर्स्ट पॉइंट है सामाजिक आंदोलन और जनमत से। डेमोक्रेटिक कंट्री का एक महत्वपूर्ण हथियार होता है डेमोक्रेटिक कंट्री, आप आगे लिख लीजिएगा। मीडिया, बुद्धिजीव, कलाकार और लेखकों के वर्ग से। ये जो वर्ग होता है ना, ये हमेशा लोकतंत्र पे किसी भी गड़बड़ी पे बहुत अच्छे से नजर रखता है ताकि वैसे हाईलाइट कर सके, उसकी कमियों को उभार सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में सौहार्दपूर्णता को दर्शाने वाले किन्हीं 2 तथ्यों पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन 2011 में आया है। इसका आंसर देखते हैं। भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में सौहार्दपूर्णता को दर्शाने वाले 2 तथ्य हैं। पहला है तकनीकी आयाम, टेक्नोलॉजिकल रूप से इंडिया और पाकिस्तान जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे को टेक्निक अपनी शेयर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय और अमेरिकी प्रवासी समुदायों की भूमिका। प्रवासी मतलब होता है शरणार्थी, रिफ्यूजीज जिन्हें आप बोल सकते हैं। ये लोग वहाँ पे डायस्पोरा, प्रवासी होता है बेसिकली डायस्पोरा, जो भारतीय लोग विदेशों में जाकर रहते हैं, उसमें सबसे ज्यादा लोग अमेरिका में भी रहते हैं। प्रवासी भारत अमेरिका में एक महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9/11 घटना क्या थी, इस पर अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया हुई। क्वेश्चन 2011 में है। इसमें जो क्वेश्चन है उसका आंसर है, उसको थोड़ा सा आप और हाईलाइट करके लिखना है या फिर थोड़ा से और पॉइंट बढ़ाने हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है 11 सितंबर 2001 को कई अरब देशों ने 19 अपहरणकर्ताओं ने 4 अमेरिकी वाणिज्यिक विमानों पर कब्जा कर लिया और उन्होंने न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तर दक्षिण टावर, अर्लिंगटन वर्जीनिया और पेंसिल्वेनिया के पेंटागन भवन से टकरा दिया। ये जो पेंटागन है ना, ये एक पेंसिल्वेनिया में जगह है। यहाँ पे कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग थी, इसलिए यहाँ उन्होंने ये टकराया था। अमेरिका ने 9/11 हमले के जवाब में ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम, इससे रिलेटेड आपको बस एक ये याद रखना है, इंड्यूरिंग फ्रीडम, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको कुछ याद भी ना है तो फिर ये जरूर लिख लीजिएगा। इंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया गया था, उसके अपोजिट में शुरू किया गया। यह उन सभी देशों के खिलाफ था जिन पर अमेरिका के हमले में होने का संदेह था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं 4 मार्कर क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आधिपत्य पर काबू पाने के लिए कोई 2 रणनीति बताइए, स्ट्रेटेजी बताइए हमें। 2011 और 14 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर है आधिपत्य पर विभिन्न रणनीतियों के माध्यम से काबू पाया जा सकता है। इसमें ना स्ट्रेटेजी कंट्रोल बताना है आपको। तो इसके 2 पॉइंट है। पहले तो है इसमें हेजेमनी, मतलब होता है वर्चस्व। एक होता है बैंडवैगन नीति और होता है हिडन या फिर हाइड स्ट्रेटेजी। बैंडवैगन होता है जिसमें जैसे लोग चल रहे हैं वैसे चलन दे, हाइड मतलब छिप कर काम करना। रणनीति में बैंडवैगन रणनीति आधिपत्यवादी शक्ति के विरोध में गतिविधियां, आधिपत्यवादी प्रणालियों के भीतर काम करके लाभ निकालना। मतलब बैंडवैगन में ये सिर्फ अपने काम के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए काम करना। और इसका नेक्स्ट है छिपने की रणनीति। इस नीति में जहां तक संभव हो प्रमुख शक्ति से दूर रहने का सुझाव दिया जाता है, मतलब छिपकर, मेन जो हेड है उससे छुप कर रहो पर सारे काम करते रहो। छिपने की इस रणनीति के गुण चीन, रूस, अमेरिका, यूरोपीय संघ में देखे गए हैं। वे अपनी नीतियों को अमेरिका के से अलग छिपकर बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संरचनात्मक शक्ति के रूप में अमेरिका के आधिपत्य की व्याख्या करें।
क्वेश्चन 2014 और 8 में आया है। इसका आंसर है संरचनात्मक शक्ति के रूप में अमेरिका का आधिपत्य विश्व अर्थव्यवस्था में एक विशेष सुझाव से उभरता है। इसे इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसका फर्स्ट पॉइंट है, अमेरिका एक खुली विश्व अर्थव्यवस्था के सृजन और अस्तित्व का समर्थन करने वाली एक प्रमुख शक्ति के रूप में विद्यमान है। मतलब ओपन इकोनॉमिक से आप बोल सकते हैं, ये एक ओपन इकोनॉमी है। सेकंड पॉइंट है, विश्व संरचना को बनाए रखने के लिए अमेरिका के पास कुछ मानदंड स्थापित करने की क्षमता और इच्छा दोनों है। मतलब वो इकोनॉमिक रूप से, संरचनात्मक रूप से, स्ट्रक्चरल रूप से, मतलब सारी टेक्निक है उसके पास में, वो सारा काम कभी भी कर सकता है, जल्दी से जल्दी कर सकता है अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ताकि वह आर्थिक संरचना के आधार पर अपने प्रभुत्व स्थापित कर सके। आप देखते होंगे कि जो अमेरिका का सामान है वो हर कंट्री में बिकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अमेरिकी वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं को उपलब्ध कराकर इस आधिपत्य को दर्शाता है। सार्वजनिक वस्तु में पब्लिकली रूप से जो होती है वस्तुओं ने लोगों को उपलब्ध करा के अपने प्रभुत्व को दिखाता है। आप देख सकते हैं ब्लू जीन्स का स्टाइल अमेरिका से ही आया है। ये सभी वस्तुएं हैं जिनका उपभोग एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है बिना किसी अन्य के लिए। अगर पहले एक मिनट, सॉरी मैं बता दूं, अगर जो ब्लू जीन्स है वो यूरोप से आया है, और जैसे कि अमेरिका के देख सकते हैं आप, ये वो मैकडोनल्ड देखते हैं खाने के लिए, ये अमेरिका से है। तो इसका आगे देखते हैं, कुछ उपलब्ध वस्तुओं की संख्या को कम किया कि उदाहरण के लिए संरचना संचार के समुद्री मार्ग SLOC, समुद्र, ये एक सीमा होती है, उसको बताया गया है। इंटरनेट सड़क आदि क्षेत्र में अमेरिकी हेड है। सबसे पहले इंटरनेट भी अमेरिका में आया था आर्मी के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अमेरिका की संरचनात्मक शक्ति का एक अन्य उदाहरण विश्वविद्यालयों की व्यापक व्यवसाय कौशल को तेज करने के लिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA में शैक्षणिक डिग्री है। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और WTO की संरचनात्मक शक्ति के रूप में अमेरिका के आधिपत्य का उत्पादन है। आप देख सकते हैं, आपने नाम सुना होगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये मतलब जो जानी मानी है ना यूनिवर्सिटी, वो अमेरिका में बेस्ड है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम क्या है? और ये 2013 और 12 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर देखते हैं, अमेरिका ने आतंकवादियों के खिलाफ विश्व युद्ध में एक हिस्से के रूप में ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम शुरू किया, जो 9/11 हमले के पीछे मुख्य रूप से अलकायदा और अफगानिस्तान में तालिबान शासकों के संदिग्ध लोगों के खिलाफ था। हालांकि अफगानिस्तान में तालिबान शासकों को आसानी से उखाड़ फेंका गया। अलकायदा और तालिबान द्वारा आतंकवादी हमले अभी भी जारी हैं, और खासकर पश्चिमी लक्ष्यों के खिलाफ अमेरिकी सेना द्वारा किए गए ऑपरेशन का लक्ष्य पूरी दुनिया थी। वे गिरफ्तार किए जा रहे लोगों की सरकार की जानकारी के बिना लोगों को गिरफ्तार करते थे। जिन लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया उसमें से कुछ लोगों को बिना मतलब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के बिना गिरफ्तार कर लिया है। इन लोगों को गुप्त जेलों में रखा गया था। उनमें से कुछ को क्यूबा में अमेरिकी नौसैनिक अड्डे ग्वांतानामो बे में लाया गया, जहां उन्हें न तो अंतर्राष्ट्रीय कानून का संरक्षण प्राप्त था और न ही उनके देश के कानून का, जिस पर अमेरिका का नियंत्रण था। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों को भी इन कैदियों से बातचीत करने की अनुमति नहीं थी। मतलब अमेरिका ने इन शॉर्ट अपने राज्य में, अपने देश में हुए हमले का बदला लेने की उन्होंने पुरजोर कोशिश करी, जिसमें उन्होंने देश के किसी भी कानून का पालन नहीं किया। एक तो उसमें ये था कि उसको बदला लेना था, और दूसरा उसका ये था कि वो एक पावरफुल कंट्री के रूप में उभर चुकी कंट्री है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसे अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड सर्कल को भी आने वाले पेपर में हेल्प मिल सके। तो देखते हैं हम क्वेश्चन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन, बैंडवैगन नीति क्या है? इसके छिपने की रणनीति से किस तरह अलग है? क्वेश्चन 2008 में है, पर ये इसके बाद भी कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। आंसर है, बैंडवैगन रणनीति का सुझाव है कि आधिपत्य वाली शक्ति के खिलाफ गतिविधियों में शामिल होने के बजाय आधिपत्य वाली शक्ति के भीतर काम करके लाभ प्राप्त करने की वकालत की जाती है। मतलब काम तो करो पर छिप कर करो, उसी के अंदर रहकर, बिना बताए।
उदाहरण के लिए आर्थिक विकास दर बढ़ाने के लिए व्यापार, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और निवेश में वृद्धि की आवश्यकता होती है, जो आधिपत्य के खिलाफ काम करने के बजाय उसके साथ काम करके सबसे अच्छा हासिल किया जा सकता है। मतलब किसी देश को अपना विकास करना है तो वो प्रभुत्वशाली शक्ति के साथ जुड़ जाए, मगर वो उसको ना अपने आप को हाईलाइट ना करे और उससे वो सारी फैसिलिटीज लेता रहे जिसकी उसको नीड है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। छिपने की रणनीति इस बात की वकालत करती है कि प्रमुख शक्ति से जितना संभव हो सके उतना दूर रहना बेहतर है। छिपने की रणनीति के ये गुण चीन, रूस, यूरोपीय संघ में देखे जा सकते हैं। आप देख सकते हैं चीन पहले एकदम शांत कंट्री थी और वो एकदम उभर कर आने वाली कंट्री के रूप में आ गई है। जैसे आप देख सकते हैं आजकल हर देश में ऐसे कोई कंट्री नहीं है जहाँ पे चाइना का सामान ना हो। तो ये उसके छिपने की नीति का परिणाम है, जिसको आज अपना हाईलाइट कर रहे हैं। पहले चुप रहा और जो प्रभुत्वशाली शक्ति है उससे दूर रहा और अपने आप को मजबूत करता रहा धीरे 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 करके, और आज वो एकदम टॉप पर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 मार्क कर रहे हैं, तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत के संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ किस प्रकार के संबंध होने चाहिए? इस बारे में भारत के भीतर 3 अलग अलग विचारों का विश्लेषण करें। क्वेश्चन 2016 में आया है। इसका आंसर देखते हैं। इसके विचार हैं, फर्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय रणनीति में सैन्य शक्तियों के संदर्भ में देखने वाले विश्लेषकों का मानना है कि भारत को अमेरिका से दूरी बनाए रखनी चाहिए तथा अपनी राष्ट्रीय शक्ति बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मतलब कुछ का मानना है कि भारत को अमेरिका से दूर रहना चाहिए और अपने सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट पर उसको फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ विश्लेषक अमेरिका और भारत के बीच हितों को बढ़ते मेल को भारत के लिए एक ऐतिहासिक अवसर के रूप में देखते हैं। वे ऐसी योजना का सुझाव देते हैं जिनसे भारत को अमेरिका आधिपत्य और आपसी मेल मिलाप का लाभ उठाकर अपने सर्वोत्तम संभव विकल्प स्थापित करने में मदद मिलेगी। अदर कुछ लोगों का मानना है कि भारत को अमेरिका के साथ में अपने संबंध बनाते रहने चाहिए जिससे कि उसको हेल्प मिले आगे जाके, और ये उसके एक ऐतिहासिक अवसर मिला हुआ है कि उसे अमेरिका से हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्लेषकों के कुछ अन्य समूह इस बात की वकालत करते हैं कि भारत को विकासशील देश का गठबंधन स्थापित करने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए और इससे वर्चस्ववादी ताकतों को उनके वर्चस्ववादी तरीकों से दूर रखने में मदद मिलेगी। कुछ का मानना है कि भारत को गुटनिरपेक्ष में शामिल रहना चाहिए, वर्चस्ववादी देश के साथ में टक्कर नहीं लेनी चाहिए, उससे अलग ही रहना चाहिए, जैसे कि हेजेमनी वाले देश से उसे कोई इफेक्ट ना हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व राजनीति में अमेरिकी आधिपत्य के लिए जिम्मेदार किन्हीं 3 कारकों की जांच कीजिए। क्वेश्चन 2015 और 9 में है, जैसे देख सकते हैं आप, ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। और इसका आंसर देखते हैं, विश्व राजनीति में अमेरिकी आधिपत्य के लिए जिम्मेदार कारक क्या हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, सैन्य क्षमता। सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका दुनिया की महाशक्ति के रूप में उभरा, पावरफुल कंट्री के रूप में। 1990 के प्रथम खाड़ी युद्ध में अमेरिका ने अपनी सैनिक शक्ति और ताकत दिखाई। मतलब अपनी पावरफुल कंट्री बनने के बाद उसके जो पावर को हाईलाइट करना था उसका ये टाइम था प्रथम खाड़ी युद्ध। अमेरिकी गठबंधन का नेतृत्व कर रहा था और उसमें 75% सेना अमेरिका की थी। मतलब इस खाड़ी युद्ध में 75% जो सेना थी वो अमेरिका की थी, इसलिए वो लीड हो गया ना। अमेरिका के इस युद्ध को लड़ने के लिए अत्याधुनिक हथियार और कई आधुनिक तकनीकें शामिल थी। अमेरिका का वर्चस्व देखा जा सकता है जहां वह दुनिया की लगभग अगली 12 शक्तियों की तुलना में अपनी कमाई का अधिकांश हिस्सा सैन्य क्षमता पर खर्च करता है। अमेरिका जो है वो 12 शक्तियां, मतलब 12 कंट्रीज की तुलना में, 12 देशों की तुलना में सबसे ज्यादा खर्च करता है वेपन्स पर। नेक्स्ट पॉइंट, आर्थिक और तकनीकी उन्नति, विश्व अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में अमेरिका की उपस्थिति को स्वीकार किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, वित्तीय सहायता। विकासशील देशों में गरीबी और अमेरिकी द्वारा इन देशों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता ने अमेरिकी आधिपत्य को बढ़ाने में मदद करी। उपग्रह और वैश्विक नेटवर्क केवल अमेरिकी सरकार के स्वामित्व में है। इंटरनेट अमेरिकी सैनिक अनुसंधान परियोजना प्रत्यक्ष परिणाम है। मतलब इसमें ये दिखा रखा है कि जो अमेरिका है उसके हर सेक्टर में अपनी बढ़त हासिल कर चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम क्या
अर्थ है का क्या अर्थ है, इसके मुख्य उद्देश्य के साथ छिपे उद्देश्य का भी उल्लेख करें। इस ऑपरेशन के कोई दो परिणाम से कंसिक्वेंसेस बताने हैं इसमें आपको। क्वेश्चन 2011 में आया है। आंसर है ऑपरेशन इंदिरा की फ्रीडम है। यह अमेरिका द्वारा इराक पर आक्रमण को दिया गया एक कोड नाम था। यह ऑपरेशन 19 मार्च 2003 को लॉन्च किया गया था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मतलब यूएनओ द्वारा आक्रमण की अनुमति देने से इनकार करने के बाद 40 से अधिक अन्य देश इच्छुक गठबंधन में शामिल हो गए। मतलब यूएनओ ने मना कर दिया था, उसके बावजूद भी 40 देश अमेरिका के साथ शामिल हो गए इस युद्ध में। मुख्य उद्देश्य और छिपे उद्देश्य है। आक्रमण का मुख्य और साथ ही छिपा हुआ उद्देश्य इराक में सामूहिक विनाश के हथियार विकसित करने से रोकना था। जब इराक ने सामूहिक विनाश के हथियार पर कोई सबूत नहीं मिला तो वह अनुमान लगाया गया कि आक्रमण अन्य उद्देश्यों से प्रेरित था, जिसमें इराक के देश तेल क्षेत्र पर नियंत्रण करना और संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुकूल शासन स्थापित करना शामिल है। मतलब अमेरिका का जो मेन मोटिव था उसका ये काम था कि उसको जो इराक में हथियार बन रहे हैं सामूहिक विनाशक, उन्हें रोकना था। पर जब उन्हें उसके लिए कोई सबूत नहीं मिला, कोई एविडेंस नहीं मिला, तो उसने इसके लिए अपने आप को बताया कि हमने इस उद्देश्य से अपने युद्ध शुरू न करके किसी और उद्देश्य से किया था, जिसके लिए उसने रीजन दिया था तेल क्षेत्र से नियंत्रण के लिए। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। ऑपरेशन इराक की फ्रीडम के दो परिणाम थे। कॉन्सिक्वेंसेस देख लेते हैं इसके। फर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस है इसका, अमेरिका इराक को शांत करने में सफल नहीं हो पाया। भले ही वहां की सरकार गिर गई, इराक ने अमेरिका के खिलाफ एक पूर्ण अभियान फिर से शुरू कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, इस युद्ध में अमेरिका ने 3000 से ज्यादा सैनिक कर्मियों को खो दिया। अमेरिकी नेतृत्व वाले आक्रमण के बाद अनुमान है कि 50,000 इराकी नागरिक मारे गए। एक तो अमेरिका ने अपने 3000 सैनिक खो दिए और जो इराक था उसने 50,000 अपने नागरिक खो दिए। तो ये देख सकते हैं कि ये कितने बड़े लेवल पर किया गया एक वॉर था, जिसका मोटिव था हथियारों को रोकना, पर उसके दिखाकर उसको हाईलाइट ना करके उन्होंने वहां पर तेल संबंधित पॉइंट को हाईलाइट किया। अब देखते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। आपको इस चैप्टर से संबंधित सारी जानकारी इससे मिल जाएगी और इसके प्रीवियस जो चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं वो भी आपको इसी चैनल पर इसकी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जिससे कि आपको ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं हुई इन सारे चैप्टर्स को मतलब पढ़ने में, याद करने के लिए। अगर आप इन चैप्टर को कंप्लीट करते हैं तो आपको 80% मार्क्स गेन कर सकते हैं आप इनसे एग्जाम में, और आपको इसको पढ़ने के बाद बुक को पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं। देखते हैं अब हम लास्ट क्वेश्चन। विश्व पर अमेरिकी आधिपत्य को राजनीतिक प्रभाव का विश्लेषण करें। क्वेश्चन 2008 में है और इसके बाद भी रिपीट किया गया है। इसका आंसर देख लेते हैं। अमेरिकी आधिपत्य के राजनीतिक, वैचारिक और सांस्कृतिक आयामों पर विचार किए बिना अमेरिकी आधिपत्य को केवल सैन्य और आर्थिक दृष्टि से देखना गलत होगा। मतलब देखते हैं अमेरिका के और आयाम क्या है। अमेरिका के बारे में बताना है, उसकी सैनिक की और टेक्नोलॉजी के अलावा भी उसके पास में क्या है और खास। इस अर्थ में आधिपत्य सहमति बनने की क्षमता के बारे में है। यहाँ आधिपत्य सामाजिक, राजनीतिक और विशेष रूप से वैचारिक श्रेष्ठता से संबंधित है। आधिपत्य तब उत्पन्न होता है जब प्रमुख राष्ट्र दुनिया को जिस तरह देखता है उसी तरह दुनिया को देखने के लिए उन्हें राजी कर सके। वर्चस्व वाले वर्ग की सहमति जीत लेता है। मतलब ये है, अमेरिका जैसा चाहे वैसे लोगों को दिखा सकता है, उसको बता सकता है अगर अमेरिका ने कह दिया दिन है तो दिन है, वरना रात ही है, इस टाइप में। मतलब जो वो कहे वो सभी सही है। उसके जो हेजेमनी है वो हर क्षेत्र में है, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो या फिर आर्मी क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र हो, उसमें हर चीज में अमेरिकी टॉप पर है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। विश्व राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में आधिपत्य की धारणा यह बताती है कि महाशक्ति अमेरिका न केवल सैन्य शक्ति का उपयोग करता है बल्कि विश्व राजनीति की दशा और साथ ही अन्य प्रतिस्पर्धी और छोटे राज्यों के व्यवहार को आकार देने और निर्धारित करने के लिए वैचारिक संसाधनों, राजनीतिक शक्ति को भी उपयोग करता है। इतना ही नहीं, अमेरिकी कमजोर राज्यों के व्यवहार और कार्यवाही को भी इसी तरह से प्रभावित करता है जो उनके हितों के अनुकूल है। मतलब जो अमेरिका है उसने अपनी राजनीतिक वर्चस्व, एक तो आप कह सकते हैं वैचारिक मतलब अपने विचारधारा
क्या है पूंजीवाद, और उसमें भी क्या है लोकतंत्रवादी। वह अपने जो देश हैं, जब विश्व के जो भी देश हैं वहाँ पर लोकतंत्र प्रभाव स्थापित करने के लिए काम करता, ताकि वह जहाँ भी हो सके वहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार हो। अब इसका एग्जाम्पल इराक में देख सकते हैं, वहाँ पर उसने तानाशाही को हटाकर लोकतंत्र स्थापित कर दिया। इसी प्रकार उसने अन्य देशों में भी लोकतंत्र स्थापित करने के लिए सहयोग किया, और जहाँ पे भी लोग चाहते हैं, जहाँ पे देश चाहता है कि उसका देश में लोकतंत्र स्थापित हो, वहाँ पर वह उस देश की पूरी हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, आधिपत्य की इस विशेषता को सॉफ्ट पावर कहा जाता है, जहां महाशक्ति अमेरिका दबाव के बजाय राजनीतिक अनुनयन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और विश्व राजनीति पर हावी होती है। सॉफ्ट पावर क्या होती है? सॉफ्ट पावर होती है जहां पर आप बिना किसी हथियार के, बिना युद्ध के, बिना किसी जबरदस्ती के अपनी बात को मनवा लेते हो किसी भी क्षेत्र में। सॉफ्ट पावर होगी, जैसे कि अमेरिका का मैकडोनल्ड है, सॉफ्ट पावर है। उसने हमें कहा तो नहीं है कि हम मैकडोनल्ड खाएं, पर हाँ हमें लगता है कि हमें ये खाना चाहिए, अच्छी चीज़ है, जो भी है आपकी इच्छा, जैसे आपको अच्छा लगता हो ना लगता हो, पर हाँ हमें ये चीज़ ठीक लग रही है तो हमें खाना चाहिए, या फिर हमें इसका यूज़ करना चाहिए, हमें इसको अपने यूज़ में लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। हम अगर किसी देश की कोई चीज़ का यूज़ कर रहे हैं तो वो उस देश की सॉफ्ट पावर है। जस्ट लाइक हम आज अमेरिका के या फिर चाइना के मोबाइल यूज़ करते हैं, तो फिर वो हमें ज़बरदस्ती तो कह नहीं रहा है, पर हम उसको यूज़ करते हैं क्योंकि चाइना के चीप माल होता है, हम उसको इसलिए यूज़ कर लेते हैं। वो सभी के अफोर्डेबल होता है, इसलिए हम उसे चीज़ कर लेते हैं। ये उस देश की सॉफ्ट पावर होती है, किसी भी देश की, जिससे कि वो अन्य देश पर अपना प्रभुत्व साबित कर सकता है। अगर उसकी डिमांड ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली बात है वो देश उस चीज़ को या फिर उस माल को इम्पोर्ट ज़रूर करेगा। जैसे कि आप चीन के बारे में देख सकते हैं, चीन आज उसका डोमिनेंस नहीं, उसका प्रभुत्व हर क्षेत्र में है, क्योंकि वो सभी देशों में चीप माल देता है, जो लोगों के मतलब अफोर्डेबल होता है वो उसे खरीद सकते हैं। वो किसी हाई क्वालिटी की चीज़ से चीप चीज़ खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि वो उनके अफोर्डेबल होता है, वो पॉकेट के अंदर होता है। इसे बोलते हैं सॉफ्ट पावर। उसने किसी से बिना जबरदस्ती या बिना युद्ध के अपना प्रभुत्व या फिर उस देश के अंदर घुस चुका है, जो इकोनॉमिक रूप से उसे मजबूत करता है। तो इस प्रकार ये चैप्टर खत्म होता है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे, उसके लिए आप हमारे इनसे पहले के प्लेलिस्ट आप ज़रूर चेक करें। आप सारे चैप्टर आप लाइन वाइज देख सकते हैं, हमारे चैनल पर इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो इससे आपको पेपर में अपने हेल्प मिलेगी पेपर में, और अपने दोस्तों का आप इसको ज़रूर शेयर करें। आपके फ्रेंड्स अगर में इसे बताएं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको एक जगह कैसे मिल सकते हैं, उसका हाईलाइट कैसे हो सकता है, उसके आंसर कैसे फ्रेम करने हैं, क्वेश्चन किस टाइप से और किस किस तरह आते हैं। तो आज का चैप्टर यहीं खत्म होता है। थैंक यू सो मच।